वेरी वेरी गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का पुनः स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थिंक साइकोलॉजिकली पर और मैं हूं एसपी सिंह। आइए एक और नया प्रैक्टिस सेट नए क्वेश्चंस के साथ आपके लिए लेकर आया हूं और जो आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को शामिल करते हुए बनाया गया है। हर टीचिंग एग्जाम्स में आप देखेंगे, इवन दो लेवल वाइज अगर देखेंगे तो आप DSSB के बारे में आप सुनते होंगे तो वहां पर कैसे सवाल बनते हैं आपने देखे होंगे पिछले लास्ट ईयर्स में, या फिर जो पिछली एग्जाम्स है उसमें आप देखते होंगे। वहां पर हम लोग अक्सर ये फील करते हैं कि यार ये सवाल कहां से लाते हैं। तो टॉपिक तो वही है, मैं ये बार बार आपसे कहता हूं, टॉपिक कुछ भी नए नहीं है, टॉपिक वही है। कॉमन एग्जाम्स में जो चीजें पूछी जा रही वही सब जगह पूछी जा रही, बट लेकिन सवालों का लेवल आगे पीछे होता रहता है। तो क्वेश्चंस के लेवल्स को अप करते हुए बढ़ाते हुए ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर आया हूं। ये क्वेश्चंस भी आपको एकदम टफ लेवल पर और बड़े इजी होते हुए दिखेंगे। फर्स्ट साइड जब आप देखेंगे तो आपको टफ दिखेंगे, कठिन दिखेंगे, जटिल दिखेंगे, लेकिन जब आप समझ पाएंगे तो जो चीजें आपने सीख रखी हैं उन्हीं में से ये लेवल एक एग्जाम का तैयार किया गया है। आप इन्हें बहुत बारीकी से समझने की कोशिश करें। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन। स्क्रीन पर विजिबिलिटी क्लियर है? साउंड प्रॉब्लम वगैरह अगर कुछ है तो आप मुझे बताइए। ओके, चलिए। संज्ञानात्मक अधिगम में प्रमुख रूप से शामिल कौशल है। संज्ञानात्मक आप समझ गए होंगे, यह है आपका कॉग्निटिव लर्निंग। तो संज्ञानात्मक अधिगम में प्रमुख रूप से शामिल कौशल, स्किल्स की बात आ रही। कॉग्निटिव लर्निंग में मेनली कौन से स्किल्स शामिल होते हैं, इनकी चर्चा चल रही है। पहला विकल्प है चिंतन की योग्यता, एबिलिटी टू थिंकिंग, तार्किक तर्क की योग्यता, लॉजिक की बात आ गई है, महत्वपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता, उपयुक्त सभी। वेरी गुड, आप सभी का सही है। पहला बहुत सरल है, उपयुक्त सभी। चिंतन करने की योग्यता, तार्किक तर्क का प्रयोग और महत्वपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता, ये तीनों कौशल शामिल होते हैं संज्ञानात्मक अधिगम में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, अधिगम के संज्ञानात्मक स्तरों की संख्या है। अब देखो, अधिगम के संज्ञानात्मक लेवल्स पूछे जा रहे, कॉग्निटिव लेवल्स पूछे जा रहे। तो आप सबने ये पढ़ा जरूर है, बट भाषा बदल गई, आपको लगने लगा कि सवाल नया हो गया है, राइट? तो अगर हम कहें आपसे, ब्लूम की टेक्सोनॉमी से ही लिया गया है, संज्ञानात्मक स्तरों की संख्या, तो आप सबको पता है कि संज्ञानात्मक ज्ञान है, ये आपने सुना। तो संज्ञानात्मक स्तर बोला जाए या ज्ञान स्तर बोला जाए या ज्ञानात्मक स्तर बोला जाए, तो यह है आपका कौन सा? फिर वहीं पहुंच गए, कॉग्निटिव। तो जब आप ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी पढ़ते हैं, आपने देखा होगा कि वहां पर 3 डोमेन्स की बात आई है। पहला है कॉग्निटिव, दूसरा है अफेक्टिव और तीसरा है साइकोमोटर। तो जो पहला डोमेन है उसके लेवल्स की संख्या पूछी जाती। अब आपको इजी लग गया होगा। पहला विकल्प है 3, 8, 6 और 5। बिल्कुल सही है। जैसे ही आप क्लियर करते हैं तुरंत आप सही हो जाते हैं। आपका विकल्प यहां तीसरा सही होता है। और वो 6 स्तर कौन कौन से हैं आप सबको पता है, जिसमें सबसे पहला है ज्ञान, दूसरा है आपका बोध, तीसरा है आपका प्रयोग, विश्लेषण, यानी नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, एप्लीकेशन है, एनालिसिस है, और फिर है आपका संश्लेषण, सिंथेसिस, और लास्ट का है आपका इवैल्यूएशन। वेरी गुड, मेरे करने से पहले ही आपने बता दिया, अच्छी बात है ये। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, आई होप क्लियर हुआ होगा, ये 6 है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3,
अधिगम के संज्ञानात्मक स्तरों का क्रम है। अब देखो फिर वही पूछा जा रहा है जो अभी आप पढ़ चुके हैं। ज्ञानात्मक स्तर ही संज्ञानात्मक स्तर है का क्रम, ऑर्डर क्या है? निम्नतम से उच्चतम की ओर है, आगमन से निगमन की ओर है, निगमन से आगमन की ओर, उच्चतम से निम्नतम की ओर है। तो जो आप पिछला देख रहे थे अभी, आप ये जो पिछला क्वेश्चन आपने देखा है, ये तो स्तर आपको मिल गए हैं, लेकिन ये मोस्टली होते कैसे हैं ये चीज बताई जा रही। तो निम्नतम से उच्चतम जब आप इन्हें पढ़ते होंगे तो देखा होगा हायरार्किकल पोर्शन में ये ऐसे बनाए जाते हैं 1 2 3 4 5 और 6। यहां से शुरुआत है इसकी और ये ऐसे बढ़ते हैं। सबसे नीचे क्या होता है? ज्ञान होता है और सबसे लास्ट में क्या होता है? मूल्यांकन होता है, राइट। तो चूंकि अगर हम कहें नीचे से ऊपर चल रहा है तो बिल्कुल सही है, ये निम्नतम से उच्चतम की ओर चल रहा होता है। आपका पहला विकल्प सही है, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। भूत यानी पास्ट या फिर वर्तमान प्रेजेंट काल की सिचुएशन की बात आ रही है। में एक वाक्य दिया हुआ है, विद्यार्थी वाक्य को पुनः लिखता है भविष्य काल में बिना त्रुटि के। यह संज्ञानात्मक अधिगम का कौन सा स्तर है? जो हम पीछे पढ़ रहे हैं उन्हीं में से एक परिस्थिति दी गई, यह परिस्थिति किस स्तर से जुड़ी हुई है? संज्ञानात्मक अधिगम के जो 6 स्तर हैं उनमें से कौन से स्तर से कनेक्ट है? अब देखो ये सवाल डायरेक्ट DSSB का सवाल है। भूत यानी पास्ट या फिर प्रेजेंट परिस्थिति में एक वाक्य दिया हुआ है, विद्यार्थी वाक्य को पुनः लिखता है भविष्य काल में बिना त्रुटि के। तो अगर पूछा जाए भविष्य काल में बिना त्रुटि के संज्ञानात्मक अधिगम का कौन सा स्तर है? पहला विकल्प है बोध, अंडरस्टैंडिंग जिसे कहा गया, ज्ञान, कॉग्निशन या फिर नॉलेज कहते हैं इसे, और संश्लेषण आप पढ़ चुके हैं, सिंथेसिस, और एप्लीकेशन प्रयोग है। तो जरा इनमें बताएं कौन सा होगा, राइट। अगर फिर भी आपको जटिल लग रहा है तो आप देखो ज्ञान में क्या होता है, ये मेमोरी पर होता है। इसमें क्या होता है? इसमें हम कह सकते हैं उस मेमोरी को रिकॉल करना है या फिर अपने शब्दों में उसे कन्वर्ट करना है। संश्लेषण में क्या है? जो टुकड़े हैं उनकी सूचनाओं को संश्लेषित करना है। आगे भी ये आएंगे सारे के सारे पॉइंट। और प्रयोग में क्या होता है? उसे फ्यूचर में एप्लीकेबल करना। दैट मीन्स तो अगर हम बात करेंगे यहां पर भविष्य काल में बिना त्रुटि के पुनः लिखना, एप्लीकेशन है, ये आपका प्रयोग स्तर है बच्चा, राइट, जो तीसरा स्तर है। अब अगर हम कहें ज्ञान स्तर, ये आपका पहला है, ये दूसरा है, और ये होता है आपका तीसरा। चौथा होता है आपका विश्लेषण और ये होता है आपका पांचवा। ठीक, क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, प्रत्यावहन। अब देखो जटिल से जटिल हिंदी के टर्म है, प्रत्यावहन या प्रतिभिज्ञा, इसलिए बेहतर है आपको इंग्लिश में याद करना है। तो रिकॉलिंग या फिर रिकॉग्निशन। अगर कहीं डाउट लगता है तो ये स्मरण के बारे में बात कही जा रही है। रिकॉलिंग से संबंधित संज्ञानात्मक क्षेत्र का कौन सा घटक संबंधित है? तो अब सिंपल, स्मरण से संबंधित या फिर मेमोरी से संबंधित कौन सा स्तर या फिर घटक संबंधित है? ज्ञान, बोध, प्रयोग और विश्लेषण, बताएं प्लीज। ठीक करिए प्लीज। देखो सबसे सरल होता है याद करना, रटना। तो अगर हम कहें इन्फेंसी पीरियड में, शैशवावस्था में बच्चों को केवल रटवाया जाता है, और वो किससे जुड़ा हुआ होता है? वो आपका होता है ज्ञान से। करेक्ट करो। जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा। दिस टाइम इज नॉट फॉर अंडरस्टैंडिंग, ओनली फॉर रिकॉल और रिकॉग्निशन। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सुप्रिया दी हुई सामग्री को अपने शब्दों में व्यक्त करके आकलन करती है। अब देखो एक सामग्री दी गई हुई है, कोई कंटेंट दिया गया है, स्टडी मटेरियल दिया गया है, उसे वो क्या कर रही है? अपने शब्दों में एक्सप्रेस कर रही है और एक्सप्रेस करके आकलन भी करती है। लेकिन आकलन देखो कैसे कर रही है? वो सविस्तार विचारों का लेखा रखती है, डिटेल समरी है कह सकते हो आप, भविष्यवाणी करती है और अनुमान लगाती है। इस प्रकार का आकलन, असेसमेंट,
दर्शाता है कि सुप्रिया जो कुछ कर रही है उसका उसे है। लग रहा होगा आपको बहुत डिफिकल्ट है ये, लेकिन समझो आप पहले से कुछ दिया हुआ है, उसे वो अपने शब्दों में अभिव्यक्त करती है और उसका कर क्या रही है, सविस्तार लेखा, भविष्यवाणी, अनुमान, और ये आकलन ये दर्शाता है कि सुप्रिया जो कुछ कर रही है उसका उसे डैश है। पहला विकल्प है ज्ञान, बोध, प्रयोग, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये तो हटा ही दो आप। और अगर हम यहां थोड़ी देर के लिए समझें कि प्रयोग करती है तो पिछली वाली कंडीशन आप याद रखेंगे, ये भी नहीं होगा। हम कहें ज्ञान है या फिर बोध है, इन दो में हमें से किसी को चुनना है। अब क्लियर कर लो, ज्ञान है तो आप देखो अपने शब्दों में व्यक्त कर रही, इसका मतलब रट तो नहीं रही है ना, अंडरस्टैंड कर रही है बच्चा, राइट। बोध है, समझ है। इज दैट क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, पुनः व्यवस्थित करिए, प्रकार के प्रश्नों से आकलन किया जाता है। अब एक टीचर ने कहा कि यह सिचुएशन दी गई है, इसे पुनः व्यवस्थित करिए, ठीक, रीअरेंज। प्रकार के या टाइप जो क्वेश्चंस है उनसे किस चीज का आकलन किया जाता है, किस चीज का असेसमेंट किया जाता है? विश्लेषण स्तर में, संश्लेषण स्तर में, प्रयोग स्तर में, मूल्यांकन स्तर में। आपके वहीं सारे के सारे सवाल हैं। तो विश्लेषण स्तर में, संश्लेषण स्तर में, प्रयोग स्तर में, बताएं प्लीज, या फिर मूल्यांकन स्तर में। पुनः व्यवस्थित करिए, हम ऐसे भी कह सकते हैं रीअरेंज। तो रीअरेंज क्या होता? रीअरेंज होता है बच्चा जोड़ना। तो जोड़ने की जैसे ही बात कर देंगे तो आप देखेंगे विश्लेषण में क्या होता है, विश्लेषण में होता है अलग करना, टुकड़े करना, नहीं है। संश्लेषण स्तर जोड़ना है ये। प्रयोग में क्या है, इन फ्यूचर यूज करना है। मूल्यांकन में क्या है, इसका निष्कर्ष निकालना है। तो जो संश्लेषण स्तर है आपका इसमें आएगा। इसमें क्या होता है, पुनः व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी दी जाती है, रीअरेंजिंग ऑफ द फैक्ट्स। क्लियर? ओके, चलिए बढ़ते हैं। अच्छा, प्रश्नों का लेवल जटिल लग रहा है? यस सर नो कमेंट करें प्लीज। ओके, तो मैं आपसे पहले ही कह चुका था कि लगता है जटिल, लेकिन जैसे आप इसे क्लियर कर लेते होंगे ये इजी हो जाता होगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। चिंतन कौशल में गिलफोर्ड द्वारा कुल कितनी बौद्धिक प्रक्रियाओं को सुझाया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। थिंकिंग स्किल्स से जुड़े हुए हैं कौन आपके? जेपी गिलफोर्ड। अब जेपी गिलफोर्ड के चिंतन कौशल में कितनी बौद्धिक प्रक्रियाएं सुझाई गई हैं, उनका नंबर पूछा जा रहा है। बताएं प्लीज। 5, 7, 11, 13। आपको 100% ये लग रहा होगा ये क्वेश्चन एकदम नए हैं, तो मैं पहले ही कह चुका हूं कि क्वेश्चंस यहां से कॉपी होंगे या हुए हैं या होते हैं, आप देखते होंगे। आपकी जो मार्केट में एग्जाम बुक्स हैं उनमें भी ये सवाल रेयर ही मिलते होंगे, क्योंकि कॉपी पेस्ट चल रहा है। लेकिन हम यहां आपसे कहते हैं कि वो सवाल जो आए हुए हैं और जिनके आने की संभावना है, उन सवालों का ही डिस्कशन मैं करता हूं। तो आप देख लो, बौद्धिक प्रक्रियाओं को सुझाया गया, एकदम नया सवाल है ये। 5, 7, 11 और 3। तो बच्चा अगर यहां हम सवाल पर बात करेंगे तो 5 हैं। पहली चीज क्लियर करो, ये आपको समझना है, एकदम नया है ये। तो 5 में पहली बौद्धिक क्रिया कौन सी है बच्चा? सबसे पहली बौद्धिक क्रिया है कॉग्निटिव, जिसे क्या कहा गया? संज्ञान। समझिए आप इस बात को। दूसरी कौन सी है भाई? दूसरी है मेमोरी, राइट। इसे क्या कहा गया? इसे कहा गया स्मृति। स्मृति कहा गया। जो तीसरी है आपकी वो कौन सी है? पहली हो गई कॉग्निटिव, दूसरी हो गई मेमोरी, और दो आपने सुने हैं, खूब क्लास में सुने होंगे। एक तो होता है कन्वर्जेंट थिंकिंग, और चौथा होता है आपका इसका डाइवर्जेंट। और पांचवा है आपका इवैल्यूएशन। तो ये हो गया आपका अभिसारी चिंतन, और ये हो गया अपसारी, और ये हो गया आपका मूल्यांकन बच्चा।
तो चिंतन कौशल में गिलफोर्ड के द्वारा कुल कितनी बौद्धिक प्रक्रियाओं को, प्रोसेसेस को सुझाया गया है? ये 5 हैं। पहली है कॉग्निटिव, दूसरी मेमोरी, तीसरी है कन्वर्जेंट थिंकिंग और चौथी है डाइवर्जेंट थिंकिंग और पांचवी है आपकी इवैल्यूएशन। क्लियर है? राइट। अब अगर हम कहें कि भैया इसे याद कैसे करना है आपको, तो बड़ा आसान है, आप याद कर सकते हो इसे कॉन्सेप्ट में, अगर आपको लगता है और आप समझ पाते होंगे कि कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट तो बहुतायत में पूछे गए हैं। सी, एमसी और डीई ये टर्म है। सी फॉर कॉग्निटिव, एम फॉर मेमोरी, सी फॉर कन्वर्जेंट थिंकिंग, डी फॉर डाइवर्जेंट थिंकिंग, ई फॉर एवोल्यूशन। ठीक है, सीएमसी डीई, सीएमसी डीई, इस क्रम में इसे याद कर सकते हो आप, और ये इसी ऑर्डर में आते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, डैश से तात्पर्य खोज, पुनः खोज अथवा पहचान से है। तो खोज करना, पुनः खोज करना और पहचानना, आइडेंटिफिकेशन, ये किससे संबंधित है या ये शामिल हैं? पहला विकल्प है आपका स्मृति, दूसरा है मूल्यांकन, तीसरा है अभिसारी अपसारी चिंतन और चौथा है आपका संज्ञान। बताएं आप। तुक्का मत मारिए, कोशिश करो। देखो, तात्पर्य खोज करना, पुनः खोज करना, स्मृति है नहीं, तो स्मृति तो खोज करना नहीं है, स्मृति तो ऑलरेडी स्टोर्ड है। मूल्यांकन में क्या होता? निष्कर्ष निकालना होता है। अभिसारी और अपसारी दोनों आगे। अभिसारी में क्या होता? पूर्व निर्धारित समस्या का समाधान और नया समाधान समस्या का। संज्ञान में क्या है? संज्ञान में कह सकते हो सारी चीजें शामिल हैं, तो आपका चौथा सही हो जाएगा। संज्ञान में भी ये सारी चीजें शामिल होती, तो संज्ञान से ही जुड़ा हुआ है। संज्ञान से तात्पर्य खोज करना है, पुनः खोज करना है और आइडेंटिफिकेशन है, दैट इज कॉग्निशन। ठीक है, देखते क्वेश्चन नंबर 10। जब हमें उपलब्ध सूचना एक सही उत्तर की ओर ले जाती है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पहले से ही लगा लो आप। जब हमें उपलब्ध, ऑलरेडी प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन एक सही आंसर की ओर ले जाती है, तो हम डैश चिंतन का प्रयोग करते हैं। प्रश्न सरल से सरल है, लेकिन लगता आपको जटिल से जटिल होगा। जब हमें उपलब्ध सूचना, दी गई सूचना एक सही उत्तर की ओर ले जाती है, तो हम डैश चिंतन का प्रयोग करते हैं। अपसरण चिंतन, अभिसरण, स्मृति, गैर परंपरागत। बताएंगे आप, देखेंगे टर्म वाइज। अपसरण क्या है? यह है आपका डाइवर्जेंट है। अभिसरण क्या है? कन्वर्जेंट है। स्मृति क्या है? मेमोरी है। और गैर परंपरागत, गैर परंपरागत जो ट्रेडिशनल नहीं है, तो फिर ये भी आपका कौन सा होता है? ये भी होता है डाइवर्जेंट। अब देखो, डाइवर्जेंट है, डाइवर्जेंट इसका मतलब पहला और चौथा तो क्रॉस कर लो। अब बचे दो, एक मतलब बचा है कन्वर्जेंट और एक बचा मेमोरी। तो अब चिंतन की बात करी जा रही है, तो आप देखेंगे चिंतन का प्रयोग, लेकिन चिंतन जा कहां रहा है? उपलब्ध सूचना एक सही उत्तर की ओर ले जाती है। आपका अभिसरण है कन्वर्जेंट, तो वहीं ले जाना जहां पर है। कन्वर्जेंट माने क्या है? इकट्ठा करना, एकत्रित करना, राइट। अभिसरण जिसे आप अभिसारी कहते हो। नए तरीके से सवाल दिया गया, वही सवाल है जो आप पढ़ते रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विविधता की खोज बालकों में किस प्रकार के चिंतन में सहायक है? विविधता, अब देखो डाइवर्सिटी आ गई। खोज बालकों में किस प्रकार के चिंतन में सहायक है? अब आपको इजी लग रहा होगा। अपसारी, अभिसारी, समसारी, विसारी। तो आप सबको पता, ये सारे के सवाल टेक्निकल सवाल हैं। समसारी और विसारी होते नहीं है। अभिसारी और अपसारी की बात करेंगे। बच्चा, विविधता किससे जुड़ी हुई है? विविधता जुड़ी हुई है नए समाधान से। आपका आंसर हो जाएगा अपसारी। इज दैट क्लियर? ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, जॉन डीवी ने तर्कपूर्ण चिंतन के कितने चरण सुझाए? अब याद रखना, जैसे हम अभिसारी अपसारी की बात करते हैं, तो आपकी एग्जाम में जॉन डीवी भी मेन इंपॉर्टेंट रोल नहीं, जॉन डीवी भी इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, राइट। बिना जॉन डीवी के भी कोई एग्जाम होती नहीं है, आपने देख ली है।
तो जॉन डीवी ने तर्कपूर्ण चिंतन, लॉजिकल थिंकिंग के कितने स्टेप्स सुझाए हैं? 4, 8, 5 और 3, बताएं प्लीज। यहां पर भी डिले नहीं करना, यह भी आपको सीखना है। तीसरा विकल्प आपका सही है, 5 चरण सुझाए हैं। पहला है इसमें अगर हम कहें तो है आपका कठिनाई का समझना, अनुभव, फेल्ट प्रॉब्लम। दूसरा क्या है? अब इसे हम समस्या का भी अनुभव कह सकते हैं, समझिए। कठिनाई तो समस्या का अनुभव या फिर कठिनाई का अनुभव, फीलिंग ऑफ द प्रॉब्लम या फेल्ट प्रॉब्लम। और दूसरा कौन सा है? समस्या का निर्धारण करना या फिर कठिनाई का निर्धारण। ओके, तीसरा है आपका समस्या से संबंधित सूचनाओं का संकलन, सूचनाओं को ढूंढना, उनको व्यवस्थित करना, इसका मतलब कलेक्शन ऑफ द डाटा। और चौथा जो आता है वो क्या है? उपकल्पना। उपकल्पना क्या है? हाइपोथेसिस, उपकल्पना का निर्माण। और जो फिफ्थ है वो क्या है? हल अथवा समस्या समाधान का प्रयोग। ये हैं 5 चरण। तर्कपूर्ण चिंतन में सबसे पहले क्या होता है? समस्या अथवा कठिनाई का अनुभव किया जाता है, फिर समस्या अथवा कठिनाई का निर्धारण, डिसीजन किया जाता है, सूचना का संकलन। अब समस्या या कठिनाई से संबंधित जितनी इंफॉर्मेशन है उनका कलेक्शन किया जाता है। अब क्या होता? हाइपोथेसिस बनाई जाती है, उपकल्पनाएं बनाई जाती हैं। उपकल्पनाएं मोस्टली, हाइपोथेसिस क्या है? संभावित समाधान। अब उन समाधानों को प्रयोग में लाने की कोशिश की जाती। तो ये 5 स्टेप्स हैं, 5 चरण हैं तर्कपूर्ण चिंतन के, जो किसने दिए हैं बच्चा? जॉन डीवी ने दिए हैं, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। समस्या को समझना तर्कपूर्ण चिंतन का कौन सा चरण है? अभी अभी हमने पढ़े थे, समस्या को अंडरस्टैंड करना तर्कपूर्ण चिंतन का कौन सा चरण होगा? पीछे पढ़ चुके हो आप देख सकते हो, इसमें लिखा गया कठिनाई का अनुभव करना, कठिनाई अथवा समस्या का निर्धारण करना या फिर उसे समझना, सूचना का संकलन, उपकल्पना। ये पढ़ लिया, अब आपको क्लियर हो गया होगा कौन सा है। तो पूछा जा रहा है समस्या को समझना, अंडरस्टैंड ऑफ द प्रॉब्लम। बच्चा ये दूसरा चरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। बोध की गई सामग्री का भंडारण, बोध माने जो समझी गई, अंडरस्टैंड की गई, स्टडी मटेरियल का स्टोरेज एवं उपयोग के लिए पुनरुत्पादन, रिकॉलिंग, बौद्धिक प्रक्रिया कहलाती है। यानी हमने जो सीखा है उस सामग्री को हमने एकत्रित किया है, स्टोर किया है और उपयोग के लिए उसे वापस लाए हैं हम, रिकॉलिंग की गई है, तो बौद्धिक प्रक्रिया कहलाती है। इस टाइप की बौद्धिक प्रक्रिया का क्या नाम है? संज्ञान है, स्मृति है, मूल्यांकन है, उपरोक्त में से कोई नहीं है, बताएं। तो आप समझ पा रहे होंगे, 1 सेकंड लगना चाहिए आपको। बोध की गई, समझी गई सामग्री का भंडारण, स्टोर करना, आपका किससे जुड़ा हुआ है? स्मृति से जुड़ा हुआ है, मेमोरी से। क्लियर? आगे देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। मूल्यांकन के मानकों का प्रयोग कर डैश निर्णय करना है। मूल्यांकन के मानकों का प्रयोग करके निर्णय करना है। किस चीज का निर्णय करना है या फिर किस टाइप का निर्णय करना है? पहला विकल्प है गुणात्मक, मात्रात्मक, दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं, विदाउट डिले दोनों, क्योंकि मूल्यांकन हमेशा गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों ही होता है। आप मापन और मूल्यांकन में पढ़ चुके हैं। तो बच्चा ये था आज का प्रैक्टिस सेट। अपने अनुभव हमसे जरूर साझा करें। अगर आपको ये प्रश्नों का लेवल ठीक लग रहा है और मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो प्लीज एक बार आप लाइक कर सकते हैं इसे और शेयर भी कर सकते हैं। इतना तो सपोर्ट आप कर ही सकते हैं मेरा। कल से हमारा लाइव क्लास स्टार्ट है, सुपर टेट का और ऑल टेट्स का। उसकी टाइमिंग आपको व्हाट्सएप कर दी जाएगी।
जिन बच्चों ने रजिस्टर किया है उनको सूचना मिल जाएगी कल मॉर्निंग में कि उनके क्लास का शेड्यूल क्या है। ठीक है, तो परेशान मत हो आप। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं किसी भी चीज के लिए। मैं लगातार सिखाने का प्रयास कर रहा हूं आपको, और आप सीखते रहिए मेरे साथ। हम एग्जाम के अंतिम लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे। ठीक है, मैं आपसे अक्सर कहता था 30 सवालों की गारंटी है, तो तब भी थी और अभी भी है। चलिए, ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, मस्त रहिएगा। आप सभी को गुड नाइट। आज का सेशन कैसा लगा ये बात जरूर आप बताएं।